हेलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे 16.2 एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन 1 to 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे 6 से स्टार्ट। देखिए हमारा 6 क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए डाइस इज टॉस्ड, एक डाइस आपके पास है और आपको मालूम है डाइस एक है तो इसमें सैंपल स्पेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसने कहा टॉस थ्राइस, उसको 3 बार फेंका गया, 3 बार उछाला गया और 3 बार उछालने पर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर के लिए कहा जाए तो आपको मालूम है कि ऑड नंबर क्या होंगे, सिंपल सी बात है। ऑड नंबर कितने हैं? 3 1 5 होते हैं। इसी तरह से इवन नंबर कौन से होंगे आपके? 2 4 6। लेकिन उसने कहा कि एटलीस्ट वंस, उसमें कम से कम एक बार ऑड आना चाहिए, हर बार ऑड आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपने बेटा यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई आप सिंपल सी बात है, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर 1 3 5, ठीक है ना, 1 3 5। इसी तरह से इवन नंबर की बात करेंगे तो बेटा इवन नंबर आपके कौन कौन से होंगे? इवन हो जाएंगे 2 4 6। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है आपके? इवन नंबर और ऑड नंबर। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड कितने हैं? 3 आउट ऑफ 6, तो ये हो गया 1/2। इसी तरह से ये आने की है, ना आने की क्या होगी? ए नोट कर दीजिए, मतलब 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आपने फिर से थ्रो किया और फिर से थ्रो किया तो हो सकता है कि फिर से ऑड नंबर आ गया, तो इसको हमने बी मान लिया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन गेटिंग एन ऑड नंबर। दोबारा से आपने इसको फेंका तो क्या आया? ऑड नंबर। तो ये भी बेटा 3/6 = 1/2। लेकिन ना आने की क्या होगी? ये पी बी नॉट = 1 - 1/2 = 1/2। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब 3 बार थ्रो करना, एक बार कर दिया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। तीसरी बार की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 3/6 = 1/2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ऑड नंबर 1 - 1/2। अब देखो समझने वाली बात ये है कि उसने का एटलीस्ट 1 टाइम आपका ऑड आना चाहिए, एक बार ऑड आना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक बार भी ऑड आ सकता है, दूसरी बार भी ऑड आ सकता है, तीसरी बार भी ऑड आ सकता है। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं कि एक बार भी ऑड नहीं आया। एक बार भी ऑड नहीं आया मतलब इवन आया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ न फर्स्ट टाइम ऑड आया, न सेकेंड टाइम्स ऑड आया, न थर्ड टाइम्स ऑड आया, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। अब यहाँ देखिए ये कितना है आपका? 1/2, ये आल्सो 1/2 एंड दिस इज आल्सो 1/2। तो ये बेटा हुआ 1/8। मतलब एक बार भी ऑड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। अब जब एक बार भी ऑड नहीं आया तो इसका मतलब इसे हटाने के बाद जो बचेगा वो हर बार क्या आएगा? ऑड आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अब बेटा देखो एटलीस्ट वंस मतलब ना एक बार भी ऑड आया तो ये है, टोटल 1 होता है तो 1 - 1/8 = हो गया 7/8। समझ गए ना। तो 7/8 क्या होगी? गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1।
सिंपल से ना आने का मतलब है कि A1 नंबर। ओके, A1 नंबर को हटा दो तो बचेगा क्या आपका, ऑड ही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। आपके पास में उसने कहा कि 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। मतलब कहने का है कि अगर आपने एक कार्ड निकाला, उस कार्ड को निकाल के अलग रख दिया, ठीक है। अब उसमें कार्ड हो गए आपके 51, फिर एक दूसरा कार्ड निकाला, उस कार्ड को निकाल के अलग रख दिया। इस तरह से आपको कार्ड को निकालना है। अंडरस्टूड। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स आपके हो गए 52। उसके बाद में, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। तो आपने गेटिंग फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड। अब भाई देखो, ब्लैक कार्ड्स आपके होते हैं 26 एंड रेड कार्ड आपके होते हैं 26। तो गेटिंग फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड, फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड आने की जो गेटिंग फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड, फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड आने की जो गेटिंग फर्स्ट टाइम ब्लैक कार्ड मतलब पहली बार में ब्लैक कार्ड। तो भैया देखो, कंडीशन दी गई है विदाउट रिप्लेसमेंट। कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब फर्स्ट टाइम ब्लैक निकाला तो 26 अपॉन आपके टोटल 52 बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में एक कार्ड को निकाल के अलग रख दिया तो रिमेंस कार्ड आपके 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51 आ गया। फिर उसके बाद में गेटिंग सेकेंड टाइम ब्लैक कार्ड। सेकेंड टाइम ब्लैक कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो भाई 51, इधर आपका कार्ड एक कम हो गया तो ब्लैक आपके कितने बचे, ब्लैक कार्ड्स 26 माइनस 1 आपके हो गए 25। तो दिस इज 25 अपॉन 51। अंडरस्टूड। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि बोथ कार्ड्स आपके कैसे हो, ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड बेटा ब्लैक हों, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, 26 अपॉन 52 इंटू 25 अपॉन 51। अंडरस्टूड। आप देख सकते हो यहाँ पर इसे कट किया तो 2 आया, ये कैंसिल नहीं होगा, तो दिस इज 25 अपॉन 102। 25 अपॉन 102 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है बोथ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको 2 कॉइन को टॉस करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when it is known that 1 head has already occurred। तो 2 head are tossed। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कहा गया बेटा कि 2 कॉइन्स टॉस्ड। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस आपके बेटा हो जाएंगे कितने, हेड 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 टेल, टेल हेड और हेड, और ये आपका टेल टेल, मतलब दोनों टेल भी आ सकते हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है उसने ये कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स व्हेन इट इज नोन दैट 1 हेड हैज ऑलरेडी
अकर्ड। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए यहाँ पर जो दिया गया है वो बेटा है गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। गेटिंग 2 हेड्स इसका मतलब हुआ हेड और हेड। बी में कहा गया है आपसे कहा गया है कि दैट 1 हेड हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, द 1 हेड ऑलरेडी अकर्ड। अब कंडीशन देखिए, एक हेड पहले आ चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक हेड की कंडीशन ये हो सकती है, भाई ये भी हो सकती है, और हेड यहाँ पर जो कंडीशन है 1 हेड की जगह एटलीस्ट 1 हेड है। क्वेश्चन में आपका जो है एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड की कंडीशन में कम से कम एक हेड की कंडीशन हो गई। अब इसमें बेटा कॉमन भी है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो कॉमन क्या है, हेड, कोई डाउट। अब इसके बाद में उसने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी P getting 2 heads, गेटिंग 2 हेड्स। अब भाई 2 हेड्स का मतलब बेटा क्या हो गया, यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी अकर्ड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए, अब आपका फर्स्ट इंटरसेक्शन कितना है, ये है 1 दिया गया है, टोटल कितने हैं 4 अपॉन बी देखें आप कितने 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा कि इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60%, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच फॉर हिंदी न्यूज़पेपर। एच का मतलब है हिंदी न्यूज़ पेपर, हिंदी न्यूज़ पेपर। अब आगे देखो बेटा, हिंदी न्यूज़पेपर, और ई का मतलब है इंग्लिश न्यूज़ पेपर, ठीक है। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर है 60%। 60% का मतलब हो गया 60/100। इसी तरह से अब बेटा इंग्लिश पढ़ने वालों का नेक्स्ट है 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 40% का मतलब हुआ 40/100। और इसके बाद और भी कहा गया है 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो आप लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो गए 20%, मीन्स 20/100, ठीक है। आगे देखें, स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है उसमें से रैंडमली। फर्स्ट कंडीशन इसमें है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो वो हिंदी पढ़ता है ना वो इंग्लिश पढ़ता है। तो ना हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इंटरसेक्शन, ठीक है, हेड नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, मतलब यहाँ पर जो आप इसको दोबारा से लिख सकते हो, ना तो वो हिंदी पढ़ता है और ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश नॉट, और ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एच यूनियन ई। अब बेटा देखो 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए। क्लोज कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस वैल्यू पुट कर दीजिए, पी एच कितना है 60 अपॉन
100 प्लस ये कितना है आपका 40/100 माइनस 20/100, राइट। तो 1 माइनस ये आपका कितना हो गया 100 माइनस 20 कितना बचेगा आपका 1 माइनस 80/100, ये हुआ आपका 20/100। मीन्स इसको लिख सकते हैं 20%। क्या लिखेंगे 20%। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 20%, और 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 कट करेंगे तो 1/5। अंडरस्टूड। अब देखिए अब इसी का सेकंड पार्ट, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H आपको मालूम है 60/100, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो बेटा आपसे ये तो गिवन है, तो इंग्लिश अपॉन हिंदी, व्हेन हिंदी ऑलरेडी अकर्ड, तो बेटा कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। अब आपको मालूम है कि H क्या है, ये क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 20/100, और इसकी H 60/100। कट किया आपने, ये भी कट हो गया, 20/60 कट किया, ये 1 और ये 3, तो आ गया 1/3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंग्लिश व्हेन हिंदी ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होगा 1/3। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहा गया इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर मीन्स 40/100, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो H/E। बेटा हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश अपॉन इंग्लिश, ये कितना हो गया हिंदी का, हिंदी है 20/100 अपॉन इंग्लिश कितना है आपका 40/100, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा 20/40 कैंसिल किया, 1 2 मीन्स ये आ गया 1/2। इसका मतलब है कि जब वो हिंदी पढ़ने वाले दिए हैं तो इंग्लिश पढ़ने वालों को फाइंड करना है, तो इंग्लिश फाइंड करने वालों के लिए ये हो गया, और जब इंग्लिश दिए हैं तो हिंदी जो पढ़ने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे H/E। जो अकर्ड है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में A सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बुक एंड B सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेम टाइम। मतलब उसने कहा है कि A जो है 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और B 70% बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इफ़ ए क्वेश्चन इज टेकन एट रैंडम, अगर उसमें से एक क्वेश्चन रैंडमली लिया जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। तो उसमें से वन ऑफ देम मतलब या तो A सॉल्व करता है या फिर B सॉल्व करता है, उनमें से कोई एक सॉल्व करता है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और यहाँ पर A का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ बुक A, मतलब जो A है वो A बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो 90/100। ओके बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 9/10। इसी तरह से B का मतलब है कि B 70% बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, 70/100 हो गया, तो ये बेटा कट किया 7/10। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है
कि इफ ए क्वेश्चन इज टेकन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी है? एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब इनमें से चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि ए कर लेता है बी नहीं कर पाता है, ऐसा भी है कि बी करता है और ए नहीं करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों ही सॉल्व कर लेते हो। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट, और कंडीशन ये भी हो सकती है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, उनमें से किसी एक के सॉल्व करने की, तो हो सकता है कि दोनों सॉल्व कर लेते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, प्रोबेबिलिटी इसको कितना लिखेंगे, ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना? ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इसको हम यहाँ देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मतलब तो हो गया बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब ऑलरेडी यू नो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसका मतलब आपको मालूम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस पी ए एंड पी बी। अब देखो बेटा, ये 1 माइनस कितना है ए 9/10, ये हो गया 7/10 प्लस ये हुआ 9/10 इंटू 1 माइनस 7/10 प्लस 9/10 इंटू 7/10। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया बेटा 1/10 इंटू 7/10 प्लस 9/10 इंटू 3/10 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 63/100। सभी को सॉल्व करो तो 7/100 प्लस 27/100 प्लस 63/100, इन सबको ऐड करेंगे तो 60, ये 90, 60 और 20 80, और ये हो गया 90, ये बेटा 97/100। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन 97/100। ओके, और इसी को हम 97% भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखिए, 3 students are given the mathematics question to solve. Probability of solving the problem y3 are 1/2, 1/3 and 1/4. What is the probability that the question will be solved? जब ये लिखा हो क्वेश्चन विल बी सॉल्व, इसका मतलब होता है कि उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है कि कुछ उसमें ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन को किया ही नहीं है, और जब क्वेश्चन को नहीं किया है तो पहले हम उन्हें फाइंड करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है। तो देखिए 3 students are mathematically questions to solve. Probability of getting the problem by the 3, probability of A, और A का मतलब है बेटा getting solve the problem। इसी तरह से B getting solve the problem, C also getting solve the problem। तो इसका मतलब क्या हो गया, getting solve the problem 1/2, तो बेटा not solve the problem का मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 होगा। इसी तरह से
बी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये कितना है आपका 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ये 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। सेम एज ए सी का मतलब भी है कि तीसरे मतलब सी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, तो बेटा कितना है 1/4, ठीक है। और नॉट सॉल्व बाई दिस इट मीन्स 1 - 1/4, ये हो गया आपका कितना 3/4, राइट। अब उसने ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नॉट सॉल्व बाय ए बी सी, मतलब ए बी सी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट सी नॉट इज इक्वल टू ओके। अब देख सकते हो पहला कितना है 1/2, सेकंड आपका 2/3 और थर्ड बेटा आपका है 3/4, राइट। कट कर दीजिए 2 से 2, 3 से 3, ये आ गया 1/4। ये वो है कि मतलब ए और बी सी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया है। अब आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व पी क्वेश्चन विल बी सॉल्व, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अब बेटा क्वेश्चन विल बी सॉल्व का मतलब हो गया है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, तो यहाँ 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ए बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक, एक बैग में 5 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं। देखिए ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। इसके बाद में तो इसका मतलब हो गया टोटल बॉल, यहां लिख दीजिए वाइट बॉल 5 और आपके ब्लैक बॉल्स हो गई 3। टोटल बॉल कितनी हुई आपकी, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू हो गया 8। इसके बाद में आपने देखा कि 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको कितनी बॉल फाइंड करनी है, 4 बॉल फाइंड करनी। बेटा ध्यान से देखो, आपको 4 बॉल फाइंड करनी है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉल्स हो गई। अब 4 बॉल्स के बाद में उसने ये कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल फाइंड कर ली है उसको दोबारा से उसमें डालना नहीं है ना। और एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स, बॉल क्या हो अल्टरनेटली डिफरेंट कलर्स, बॉल्स आर अल्टरनेटली डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स का मतलब तो हो गया कि भाई आपने पहले रेड ले ली, यहाँ पे सॉरी वाइट ले ली, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर अल्टरनेट का मतलब है कि पहले बेटा यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट 1 2 3 4 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में सपोज आपने अगर वाइट ले ली, ठीक है, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। इसी तरह से केस नंबर जो 2 होगा बेटा, उसमें क्या होगा, पहले सपोज आपने ब्लैक, फिर उसके बाद में वाइट, फिर ब्लैक, फिर
वाइट। इस तरह से ही लेंगे। दो केस बन सकते हैं कि अल्टरनेटली डिफरेंट कलर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे ये आपको देखना है। तो मान लीजिए पहले आपने ली वाइट, तो अगर आपने पहले वाइट ले ली तो वाइट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5 अपॉन कितनी होगी 8। इसी तरह से अब आपको ब्लैक, तो ब्लैक 3 है, एक बॉल कम हो गई बची 7। फिर आपने क्या किया वाइट, तो वाइट पहले 5 थी अब कम हो गई तो बची 4 अपॉन 6। इसी तरह से एक ब्लैक निकल चुकी है तो अब रह गई 2, यहाँ पर टोटल बचे 5। ये कंडीशन है केस फर्स्ट की, ठीक है ना। अब देखिए केस सेकंड में बेटा आप क्या करेंगे, पहले ब्लैक ले, ब्लैक टोटल है 3 तो 3/8। इसी तरह से फिर वाइट 5/7 और फिर आप ब्लैक लेंगे 2/6। इसी तरह से फिर वाइट निकालेंगे तो 4/5। ये 2 केस बनेंगे, अंडरस्टूड। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस फर्स्ट, यहां पर केस फर्स्ट इज इक्वल टू, केस फर्स्ट में क्या है 5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/6 इंटू 2/5। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे केस सेकंड। अब केस सेकंड तो बेटा 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5 ये हो गई। अब इसको P1 इसको P2 मान लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 कितना है 5/8, 3/7, 4/6, 2/5 प्लस 3/8, 5/7, 2/6 और 4/8, 4/5। चलो बेटा अब बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 होता है, राइट, और 3 2 जा 6। इसी तरह से 5 से 5 ये आपका 8, 3 2 जा 6। तो यहाँ बचा आपका केवल 1/14, इधर भी 1/14। दोनों को ऐड करोगे तो 2/14 कट किया तो आ गया 1/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्टरनेटली ब्लैक वाइट बॉल तो आएगी 1/7। क्वेश्चन 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। मतलब ए और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा तो कंडीशन ए, इवेंट सॉल्व प्रॉब्लम बाय ए। ए का मतलब है इवेंट सॉल्व प्रॉब्लम बाय ए, बी का मतलब है इवेंट सॉल्व प्रॉब्लम बाय बी। समझ गए, ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसकी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 और ना सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2 मीन्स 1/2 ही आएगा। इसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के आपके हो जाएगी 1/3 और ना सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, अब देखिए इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट उसने कहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें वो निकाल देने हैं उसमें से जिन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
ना तो ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ये बेटा कितना हुआ 1 माइनस आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर आपको यूनियन इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन आपको मालूम नहीं है तो इसकी जगह आप यूज़ कर दीजिए इंडिपेंडेंटली हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। चलिए ए कितना है 1/2, बी कितना है 2/3, उससे 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1/3। तो अब फर्स्ट ए प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, 1 माइनस इसे सॉल्व करेंगे, ये देखा 1/3, आंसर आ गया आपका 2/3। ठीक है, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो इसमें कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उनमें से ये इस तरह की कंडीशन, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई ना कोई तो सॉल्व करे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट। ठीक है, अब इसे ये तो हो गया वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई एक। अब उनमें से कोई एक की कंडीशन ये होगा, एट लीस्ट होता तो उसमें हम ए बी भी कर देते। इसको क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट। देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखना बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, 1 माइनस वैल्यू देखिए इसकी कितनी है 1/2 इंटू 2/3 सॉरी 1/3 प्लस ए की 1/2 इंटू 1 माइनस बी की है बेटा 1/3। यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हाँ डायरेक्ट भी रख सकते थे, ये आपका आ गया 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3, कैंसिल किया, ये हो गया बेटा 1/6, इसको कैंसिल मत करो, प्लस ये हो गया 2/6, ऐड करेंगे तो 3/6, कट किया, ये आ गया 1/2। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, इसकी आपको मालूम है 1/2, ठीक है ना, बी की आपको मालूम है, ठीक है। इसी तरह से ए की मालूम है और बी नॉट की भी मालूम है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो भी आंसर यही आता। देखिए ये नॉट 1/2 इंटू बी 1/3 प्लस फिर आपका ए 1/2 इंटू वी नॉट 2/3, सॉल्व कीजिए तो 1/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 3/6, सर आएगा 1/2। तो इस तरह से बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 16.2 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके क्वेश्चंस आप कीजिए।